नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में प्रणबदा ने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मंगलवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रणब दा के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। वह एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर नेताओं ने दुख जताते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। आज सब जब उस दुख में डूबे हुए हैं तो मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्चिता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूं। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूं कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। आज सब उधर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पंचायतों में 2 से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को भी रखा जा सकता है। खुद कई मंत्रियों ने इसका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है। अंतिम फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ पर छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया न्यूज ने राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों से जनता की राय ली, जहां पर लोगों ने कहा कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल जायज है। साथ ही सिर्फ गांव की संसद ही नहीं बल्कि देश की संसद तक इस नियम को लागू करना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी पंचायती राज चुनाव कराने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इस पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के उतरावा गांव में हैं और यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है, आपको बता दें, एक महिला प्रधान है और इनको अवार्ड भी, बेहतर कार्यों के लिए अवार्ड भी राष्ट्रपति द्वारा मिल चुका है। उनसे जानते हैं उनकी आखिर क्या राय है। मैम, क्या नाम है आपका? चित्ररेखा सिंह। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से आपको एक अवार्ड भी मिला है, आप यहाँ की प्रधान भी हैं, तो क्या कहेंगी अगर गांव का प्रधान जो है पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो किस तरह से गांव का विकास कर पाएगा? गांव का प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो गांव की उन्नति बढ़ेगी और गांव का विकास होगा। पढ़ा लिखा प्रधान जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। ये महिला प्रधान है इस गांव की, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, सरकार जो है इस बार एक नियम लाने जा रही है कि गांव का जो प्रधान है, इलेक्शन को लेकर, जो पंचायती राज इलेक्शन होने हैं पंचायत के, तो उसमें एक ये हो रहा है कि प्रधान प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो 2 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अगर सरकार फैसला लाती है तो आपका इस पर क्या कहना है? ये सरकार अगर ये फैसला लाती है तो स्वागत योग्य सरकार का कदम है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ग्राम पंचायत का पहला प्रतिनिधि पढ़े लिखे होने की बात कही गई है, अगर ऐसा भी होता है तो ये स्वागत योग्य कदम इसलिए होगा कि सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है और बिना पढ़े लिखे आदमी को, पढ़े लिखे आदमी जो है वो इधर उधर टहलाने से जो बाज नहीं आते हैं, उस पर अंकुश लग जाएगा। भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा
सरकार का ये कदम होगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव से शुरुआत की है सरकार को, क्या आगे भी जो और चुनाव हैं लोकसभा के या जो विधानसभा के, उनमें भी ये लाना चाहिए? तो ग्राम पंचायत की संसद से जो प्रारंभ हो, वो देश की संसद तक वही नियमावली जानी चाहिए। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो वो नियमावली अगर ग्राम पंचायत से शुरू होती है तो देश तक जानी ही चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। रवि जी, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार अब इस बार पंचायत चुनाव में कुछ नए तब्दीलियां लाने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस पर आप? हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा कानून बनने जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग हमारा भारत देश गांव में बसता है, और गांव में अशिक्षा और जनसंख्या, ये दो गरीबी के अहम रोल होते हैं। जिससे अगर ये कानून लग जाता है तो गांव में एक तरफ तो हमारा जो मुखिया पढ़ा लिखा होगा, और वही जब अगर पढ़ा लिखा होगा तो अगले गांव का विकास कर सकता है, और इस तरह से अगर होगा तो वो प्रेरित भी करेगा लोगों को बताने में कि हाँ ज़रूरी भाई आप पढ़िए, थोड़ा 2 बच्चे पैदा करिए, इससे ज़्यादा बच्चे मत करिए। और ये कानून हमारे हिसाब से नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, चाहे वो विधायक की चुनाव हो, चाहे वो सांसदी का चुनाव हो, वो हर मतलब ये कानून हर उस पर लागू होना चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, तेग बहादुर सिंह। तेज बहादुर जी, ये बताइए कि जो अब सरकार इस पर विचार कर रही, इस पर क्या राय है आपकी? जी, ये जो कानून लाने जा रही है ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कानून है। जैसा कि हमारे मित्र रवि पांडे जी बोल चुके हैं, वही मैं दोहराना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया कानून है। बिल्कुल, ये थी गांव की वो जनता जो अगर सरकार ये अध्यादेश लाती है पंचायती चुनाव को लेकर के तो उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो गांव की संसद में जो नियम लागू होगा वही नियम देश की संसद तक भी लागू होना चाहिए। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो वहीं देश में नीट और जेईई की परीक्षा के विरोध में विपक्ष सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। लखनऊ में जहां सपा कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, इस दौरान पुलिस ने सपाइयों पर लाठीचार्ज किया। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव लालू यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसएसपी अमित पाठक की गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाथों में बैनर लिए प्रदेश की सरकार का विरोध किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया, तो लखनऊ में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उन्हें जमकर पीटा गया, वहां से खदेड़ा गया। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, 3 जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि लिखा कि परीक्षार्थियों ने नापसंदगी दशा का रोष दर्ज किया। चिंतित युवा अभिभावक भी चाहते हैं सत्ताधारी अपना दम त्याग कर परिवार वालों की मांग को सुने। याद रहे कि पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 केंद्रों पर जेईई मेन की परीक्षा होगी। साथ ही जो जानकारी अभी मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि 72 केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजित होगी। लखनऊ से जेईई मेन में शामिल होंगे 4500 परीक्षार्थी। नीट यूजी में 35,966 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक केंद्र पर 2-2 ऑब्जर्वर लगाने के निर्देश दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। ये जानकारी जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी है। जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2020 का आयोजन दिनांक 1 सितंबर से 6 सितंबर तक 2 पालियों में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से 6 बजे के मध्य में जनपद लखनऊ में 8 केंद्रों पर इस एग्ज़ाम को संचालित और संपन्न किया जाएगा, जिसमें लगभग 4,500 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।
इसके लिए 100% कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल जैसे कि सैनिटाइजेशन हर पाली से पहले, 100% सभी व्यक्तियों के द्वारा, परीक्षार्थियों के द्वारा मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट हर जगह व्यवस्थित। तो वहीं मेरठ से खबर है, जहां पर मंगलवार से CCSU की UG और PG परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 1,48,000 से ज्यादा परीक्षार्थी यहां पर शामिल होंगे। PG अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 8 से 10 बजे तक पहली पाली होगी, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी और 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच तीसरी पाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा कार्यक्रम को वेबसाइट पर भी अब लोड किया गया है। तो वहीं प्रदेश की सरकार की ओर से किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इसे लेकर किन्नर समाज का कहना है कि हमको ज्यादा समाज से जिस सम्मान की उम्मीद होती है वह नहीं मिलता। साथ ही अगर हम कहीं किराए पर रहने के लिए जाते हैं तो हमें आवास मिलने में काफी दिक्कत होती है। हमारे पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता, जिसकी वजह से काफी दिक्कत आती है। किन्नर समाज की महक से हमारे संवाददाता महेश जादव ने खास बातचीत की, उनका दर्द जाना, आप भी सुनिए। सरकार के द्वारा किन्नर समाज के उत्थान के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई है। इसके बाद समाज से अपेक्षित रहने वाले इस वर्ग के लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इसके बाद इस समाज के जो लोग हैं उन्हीं के पास हम आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके लिए क्या समस्या आती है, जिन समस्याओं के लिए समाज उन्हें अपेक्षित महसूस कराता है। जिस तरह मेरे साथ हैं, ये जानना चाहेंगे मैडम कि आप लोगों के लिए क्या दिक्कतें आती हैं इस समाज में? हमारी ये दिक्कत है, हम समाज में अच्छे से खुलकर जीना चाहते हैं पर समाज हमें जीने नहीं देती है। हम कहीं जाते हैं, आते हैं, हमें देख के हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। हम क्यों माँ बाप से पैदा नहीं है, जिन माँ बाप से ये लोग पैदा है। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो इंसान की तरह जीना चाहते हैं। बताओ, हैं हमारे तो माँ बाप है, पर माँ बाप का हमें कोई पता नहीं है, हमारे माँ बाप कहाँ पर है कहाँ नहीं है। ये तो भगवान की मर्जी है, किसी को कैसा बना देता है, किसी को कैसा बना देता है। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो भगवान ने हमें हिजड़ा बनाया, हिजड़ा का नाम दिया है हमें, पर ये हमारी कोई मर्जी तो नहीं है, ये हमारे माँ बाप की मर्जी है। तो भगवान की मर्जी ऊपर वाले की। पर ये है, हम कहीं रूम लेते हैं कि भाड़े पे, किराए पे, कोई हमें रूम देने को राज़ी नहीं होता कि नहीं किन्नर है, नहीं किन्नर है। तो बताओ, किन्नर इंसान नहीं होते क्या? किन्नर कोई भूत होते हैं, कोई बला होती है? बताओ। कहीं हम तो खुशी में जाते हैं, हम खुशी में आते हैं। जिनके घर में बधाई होती है, इतनी खुशी उनको नहीं होती जितनी खुशी हमें होती है। हमें इतनी खुशी होती है कि हमें पता है। पर यह है, भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा है वो हम जी रहे हैं। अपनी ज़िंदगी कैसे न कैसे हम भी चाहते हैं हम भी लोगों की तरह जिए। जैसे लोग आजकल के लोग जीते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं खुल के। हम भी चाहते हैं अच्छे से हम भी एंजॉय करें, खुल के जिए। पर क्या करें, हमारी जो मजबूरी है, बाहर जाते हैं लोग देख के हंसते हैं, बकलाते हैं, मजाक बनाते हैं, और घर में रहते तो एकदम घुटन सी होती है। तो ये हमारी ये परेशानी है, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं अच्छे से हम खुल के जी सकें। अच्छा, आप लोगों की आय का कोई एक निश्चित साधन है कि नहीं? क्या दिक्कतें आती हैं कहीं कभी आय को लेकर के? हाँ, दिक्कतें क्या, बस यही है, अपने काट ही रहे हम टाइम अपने, जैसे हमसे टाइम कट रहा है। बस भगवान ने जैसा हमारी ज़िंदगी में लिखा है, हमारा आस नहीं है, हमारा औलाद नहीं है ना है। हमारा तो क्या है, एक आशीर्वाद देना है, अच्छे से प्यार से दुआ देनी। ये भी भगवान ने हमें बनाया है। जो हमारी ज़बान में दुआ जो निकलती है तो वो लोगों को लगती है, दवा नहीं लगती, दवा काम नहीं करती। हम लोगों का आशीर्वाद काम कर जाता है। हम लोग जो अच्छा बोलते हैं वो अच्छा होता है, फिर भी समाज हमें अच्छा नहीं मानती है जो हम लोगों का अच्छा बोलते हैं। बस ये मेरी समझ। तो जिस तरह ये किन्नर समाज के लोग थे, उनका एक दर्द था कि समाज के प्रति लोगों की दुर्भावना नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी समाज इन्हें उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र की ये उम्मीद करते हैं। इनका ये कहना है कि सबसे बड़ी दिक्कत इनको आती है कि अगर ये कहीं किराए पे आवास भी लेते हैं तो आवास नहीं मिलता है। सरकार को इन दो चीज़ों के बारे में, इनके बारे में पहल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। स्थित गुलाबनगर में घर के अंदर जलकर 3 लोगों की मौत होने की खबर है। घटनास्थल पर पहुंचे आगरा के सांसद SP सिंह बघेल ने कहा कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए होगी। साथ ही आपको बता दें कि मृतकों की पहचान पति पत्नी और बेटे के तौर पर की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। पुलिस आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच कर रही है। उधर कासगंज में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा और
कारतूस भी बरामद किया। पुलिस पिछले 8 महीने से शातिर बदमाश की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि छोटू नाम के इस बदमाश ने पिछले 3 सालों से कासगंज में आतंक मचा रखा था। ये और इसका साथी सड़क पर पट्टा डालकर लोगों की गाड़ी पंचर कर उनसे लूटपाट करते थे, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये बदमाश फरार हो गया था। इसके बाद इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। गंज डुंडवारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम के साथ इस पट्टा गैंग को मुठभेड़ के दौरान कादरगंज रोड से गिरफ्तार किया। उधर सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का एक इनामी बदमाश जिसको गोली लगी। बदमाश पर लूट, बलात्कार जैसे कई केस पहले से दर्ज हैं। इसके कब्जे से पुलिस ने एक कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। ये बीती रात में थाना लोटन क्षेत्रांतर्गत हमारे को एक संदिग्ध व्यक्ति के मूवमेंट की सूचना मिली। मुहर्रम त्योहार के चलते हमारी स्थानीय पुलिस सजग थी, वो चेकिंग कर रही थी और SWAT टीम के साथ मिलकर जब उस संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर करने में उस व्यक्ति को पैर में गोली लगी, गन शॉट इंजरी उसको मिली है। उसको जब उससे पूछताछ की गई और उसका इंटरोगेशन किया गया तो पाया गया कि इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र निषाद है और इसके ऊपर थाना महाराजगंज जनपद, गोरखपुर और देवरिया में कई सारे मुकदमे जिसमें लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, शांति भंग के मुकदमे इसके विरुद्ध पहले से पंजीकृत है और वर्तमान में यह थाना पनियरा जनपद महाराजगंज में मार्च के महीने में एक लूट हुई थी, उसमें वांछित भी चल रहा था और महाराजगंज पुलिस विभाग द्वारा इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित। उधर यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। टीवी स्क्रीन में आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कासगंज की, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस की ओर से अरेस्ट किया गया है। उधर कानपुर में दरोगा और सिपाही पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। गांव में अवैध खनन की सूचना पर दरोगा और सिपाही यहां पर पहुंचे थे। साथियों के साथ मिलकर लात घूंसों से माफिया ने दरोगा और सिपाही की पिटाई की। इस घटना के बाद दरोगा को गंभीर चोटें आई, हाथ की उंगली टूट गई। घटना के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आखिरी नामजद बदमाश राजू वाजपेयी को यूपी एसटीएफ ने बिकरू जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया है। राजू पर 50,000 का इनाम था। घटना के बाद से लगभग 2 महीने से वो फरार चल रहा था। तो रामू वाजपेयी की गिरफ्तारी कर ली गई है। 50,000 का इनाम रामू वाजपेयी पर था। जो हमारा इंसिडेंट चौबेपुर में हुआ था, जिसमें हमारे कुछ साथी शहीद भी हुए थे और उसके अलावा हमारे कुछ पुलिसकर्मी उसमें इंजर्ड भी हुए थे और कुछ हमारे वेपन्स भी उसमें बदमाशों के द्वारा छीने गए थे। ये इंसिडेंट 2/3 रात का है और इसमें जितने भी नामजद अभियुक्त थे वो सभी के सभी अकाउंट फॉर हो गए हैं। कुछ लोग गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ सेल्फ डिफेंस में जो फायरिंग हुई उस दौरान वो मारे गए। बाकी उनके जो गैंग के बाकी साथी थे उसमें से सभी लोग गिरफ्तार हो गए और कुछ लोग अपने स्तर पे न्यायालय में जाके जिन्होंने कुछ ने सरेंडर भी किया है। जितने भी पुलिस के वेपन्स उसमें गए थे वो सभी पुलिस के वेपन्स रिकवर हो गए हैं और उसके साथ जितने भी कार्ट्रिजेस गए थे वो भी सब रिकवर हो गए हैं। बदमाशों के भी काफ़ी सारे वेपन्स रिकवर हुए हैं। कुछ वेपन्स रिकवर होने अभी शेष हैं। इस पूरे इंसिडेंट में जितने भी नेम्ड अक्यूज थे वो सब अरेस्ट हो गए। अगली खबर बलिया से, जहां पर मनियर नगर पंचायत के ईओ मणि मंजरी राय सुसाइड केस में सपा प्रवक्ता राजीव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की। राजीव राय ने इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान राजीव राय ने कहा कि मनियर नगर पंचायत में व्याप्त करप्शन पर रोक लगाने पर मंजरी राय की हत्या कर दी गई। सपा नेता ने कहा कि मंजरी राय मनियर नगर पंचायत के घोटालों पर अंकुश लगा रही थी, जबकि आरोपी मंजरी राय पर फर्जी बिलों के भुगतान का दबाव बना रहे थे। राजीव राय ने आरोप लगाया कि मनियर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने मंजरी राय की हत्या की और इस मामले को सुसाइड केस बनाया जा रहा है। परिजनों ने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है।
आपको बता दें कि 6 जुलाई को मनियर नगर पंचायत की ईओ मंजरी राय का शव उनके आवास पर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया था। उधर वाराणसी में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला करने के बाद चौकी से आरोपी को भगाए जाने से कार्यकर्ता नाराज हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने सारनाथ थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनी मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। वहीं अब शालिनी यादव के परिजनों का आरोप है कि शालिनी यादव और उसका कथित पति फैजल विदेश जाने की फिराक में। शालिनी यादव के भाई विकास का कहना है कि उसके पास एलआईयू के लोग पूछताछ के लिए आए थे। विकास ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए जांच को दूसरे थाने से करवाए जाने की मांग अधिकारियों से की है। शालिनी के पिता ने भी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में डीआईजी का कहना है कि पूरा मामला कोर्ट में है। परिजनों का जो कहना है उस आधार पर सीओ एलआईयू ने से जांच करवाने को बोला गया। पूरे मामले की जांच को दूसरे थाने से करवाने के आदेश दिए गए हैं। उधर देवरिया में शातिर अपराधी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। मोस्ट वांटेड अपराधी तार बाबू की संपत्ति कुर्क की गई है। तार बाबू शराब तस्करी, गौ तस्करी, लूट हत्या के मामले में संलिप्त था। पुलिस पर हमला करने से लेकर के भी इस पर एक केस दर्ज है। डीएम के आदेश पर 11 संपत्तियों को कुर्क किया गया। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं। नमस्कार।